आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे ओम का नियम। ओम्स लॉ। तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम बताया है। तो उन्हीं के नाम के आधार पर उस नियम का ओम नियम नाम रखा गया। तो देखते हैं कि ओम वैज्ञानिक ने कौन सा नियम बताया है। तो देखिए, कह रहे हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी भौतिक युक्तियों की खोज से काफी पहले जीएस ओम ने सन 1828 में धारा प्रवाह से संबंध एक मूल नियम की खोज कर ली थी। तो देखिए, धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, इसके लिए एक जो नियम है वो ओम का नियम है। और 1828 में इन्होंने ये नियम खोजा था। इस नियम के अनुसार क्या है, कह रहा है कि चालक की परिकल्पना कीजिए। चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा चल सके, यानी कंडक्टर, जिससे धारा आई प्रवाहित हो रही है और मान लीजिए वी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर है। तो कोई चालक लेना है और चालक में ये कल्पना करना है कि उसमें आई करंट फ्लो हो रही है और उस चालक यानी कंडक्टर के जो सिरे हैं उन सिरों में वी वोल्टेज है, यानी वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम वैज्ञानिक ने बताया कि वी समानुपाती होता है आई के, यानी जो विभवांतर है चालक के सिरों पर वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, अथवा V इक्वल टू RI, जहां पर जो R है ये एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और यह प्रतीक ओमेगा द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। प्रतिरोध आर चालक के केवल पदार्थ पर ही नहीं बल्कि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध की चालक के विस्तार पर निर्भरता नीचे दिए अनुसार आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओम के नियम से हमें बस सीधी सीधी एक बात ये पता चली है कि जो विभवांतर होता है सिरों पर चालक के वो धारा के समानुपाती होता है और इसी को V इक्वल टू RI लिख सकते हैं। और जो R है ये आनुपातिक स्थिरांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और यह ओमेगा द्वारा निर्दिष्ट होता है। और चालक के सिरों पर मतलब ये जो प्रतिरोध R है यह चालक के पदार्थ पर ही नहीं बल्कि उसके विस्तार पर भी निर्भर करता है, यानी कितनी लंबाई चौड़ाई है इस बात पर भी प्रतिरोध निर्भर करेगा। और अन्य चीजों पर भी इसकी निर्भरता है, मतलब चालक की प्रतिरोध की चालक के विस्तार पर जो निर्भरता है ये किस प्रकार से, इसे नीचे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A की किसी आयताकार सिल्ली पर विचार कीजिए जो समीकरण 3.3 को संतुष्ट करता है। तो मान लीजिए कोई ये चालक है जैसा चित्र में दिखाया गया है, A और B दो दिखाए गए हैं चित्र। इसमें देखिए ये जो A/2 दो कर दिया, ये इतना पूरा क्षेत्रफल A है, पृष्ठ क्षेत्रफल किनारे का जो चालक लिया गया है। इसके दो पार्ट करेंगे, अगर ऐसे बीच से फाड़ देंगे जैसे गन्ने को फाड़ा जाता है तो एक का क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा, दूसरे का A/2 हो जाएगा और लंबाई L होगी। तो यहाँ पर अगर इस तरह फाड़ेंगे तो देखिए लंबाई L नहीं बदलेगी, क्षेत्रफल A बदल जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, दोनों
भागों का। तो यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल ए है और लंबाई एल है। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकता है कि ए को आधा ना करके इसके 2 भाग ना करें कि क्षेत्रफल के 2 भाग हो जाएं, हम इसको जो है एक इतनी ही मोटी पट्टी और रख देते हैं लंबाई की। यह लंबाई है और एक लंबाई की इतनी और रख देते हैं, यानी 2l लंबाई यहाँ पर हो गई। ये लंबाई इसकी है, लंबाई इसकी है, अगर ये 2 पट्टियां मानी जाएं तो देखिए कह रहा है कि लंबाई l तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a की आयताकार सिल्ली के संबद्ध r बराबर रो l अपान a का निदर्श चित्र। तो जो इनका प्रतिरोध होगा वो r इक्वल टू रो l अपान a होगा। कैसे होगा नीचे अभी ये बताया जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि कल्पना कीजिए ऐसी 2 सर्वसम सिल्लियां सिरे से सिरे को मिलाते हुए इस प्रकार रखी गई हैं कि संयोजन की लंबाई 2l है। एक ये l और एक ये l, तो ये दोनों की लंबाई 2l हो गई। इस संयोजन से उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी कि दोनों में से किसी एक सिल्ली से होगी। तो जो इतनी धारा इससे प्रवाहित होगी वही इससे भी होगी, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस सिरे से जितनी धारा जाएगी उतनी ही इस सिरे से निकलेगी, यानी दोनों में जो धारा यानी करंट प्रवाहित होगी वो एक ही होगी। लंबाई भले 2l है लेकिन धारा उतनी ही जाएगी, क्योंकि जो इससे जाएगी इस सिरे से धारा वही इधर से निकलेगी। उसी तरह समझिए जैसे पाइप का यह क्षेत्रफल अगर फिक्स कर दिया जाए तो इधर से जितना पानी जाएगा उतना ही इधर से निकलेगा भी। कह रहा है इस संयोजन से उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी कि दोनों में से किसी एक सिल्ली से मतलब होगी या जाएगी। यदि पहली सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर v है तब दूसरी सिल्ली के सिरों के मध्य भी विभवांतर v होगा, क्योंकि दूसरी सिल्ली पहले के समान है और दोनों में से समान धारा प्रवाहित हो रही। ओम ने जैसा बताया कि v समानुपाती होगा I के। तो जब दूसरी सिल्ली से पहली सिल्ली के बराबर धारा प्रवाहित हो रही है तो v चूंकि समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इससे ये निश्चित हो गया कि जितनी करंट पहले में जा रही है उतनी दूसरे में, तो जितना पहला का विभवांतर होगा उतना ही दूसरी सिल्ली का भी होगा। क्यों? क्योंकि v समानुपाती है I के। तो वही कह रहा है कि दूसरी सिल्ली के सिरों के मध्य भी विभवांतर उतना होगा, क्योंकि दूसरी सिल्ली पहली के समान है और दोनों में से समान धारा प्रवाहित हो रही है। स्पष्टतया संयोजन के सिरों के मध्य विभवांतर 2 पृथक सिल्लियों के मध्य विभवांतरों का योग होता है, अतः 2v के बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि एक चीज ये ध्यान देना है कि 2 अगर सिल्लियां हैं, 2 गुटके हैं लोहे के या चालक के, तो अगर दोनों गुटकों को जोड़ दिया जाए तो उनके बीच जो विभवांतर होगा तो दोनों गुटकों के विभवांतर का संयोजन होगा। यानी एक में अगर v है दूसरे में v है पृथक पृथक, तो अगर उनको दोनों का अगर हमें विभवांतर निकालना है तो दोनों का जोड़ देंगे यानी योग करेंगे तो 2v आएगा, तो 2v के बराबर विभवांतर होगा। अब देखिए संयोजन से होकर प्रवाहित धारा I है, तब समीकरण 3.3 से संयोजन का प्रतिरोध RC कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि V इक्वल टू आई R है तो R इक्वल टू V अपान I हो जाएगा। अब चूंकि V हमारा 2V हो गया है और I तो उतना ही रहेगी, क्योंकि जितना एक सिरे से जाएगी करंट उतना ही दूसरे सिरे से निकलेगी। यहाँ पर R को RC माना है क्योंकि कॉम्बिनेशन है 2 स्लाइडों का, 2 सिल्लियों का, तो इसलिए RC, C का मतलब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए 2V अपान I हो गया, यानी 2 एक तरफ कर दें तो V अपान I हमारा R होता है तो R हो जाएगा, यानी 2R हो गया।
तो चूंकि V अपान आई इक्वल टू आर जैसा हमें पता है, तो दोनों में से किसी एक सिल्ली का प्रतिरोध है। इस प्रकार चालक की लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, तब व्यापक रूप से प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। तो चूंकि लंबाई 2 गुणों किया, L और L लंबाई की 2 सिल्लियों को जोड़ा यानी लंबाई 2L हुई, तो प्रतिरोध 2R हो गया। तो जिस प्रकार से विभवांतर धारा के समानुपाती है, उसी प्रकार प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है। इसको ध्यान देना है। तो R समानुपाती हो गया L के। तो इस प्रकार से R समानुपाती L ये हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इसके बाद इस सिल्ली को लंबाई में 2 समान भागों में विभाजित करने की कल्पना कीजिए, जिससे कि सिल्ली को लंबाई L की 2 सर्वसम सिल्लियों, जिसमें प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a/2 है, के संयोजन जैसा समझा जा सके। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी हमने L और L लंबाई की 2 सिल्लियां जोड़ी हैं, अब इसको 20 से फाड़ देना है। तो जब 20 से फाड़ देंगे तो लंबाई तो L ही रहेगी, केवल ये पृष्ठ का क्षेत्रफल या पूरी सिल्ली का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। तो जब ये a/2 हो जाएगा तो अब देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि सिल्ली के सिरों के मध्य दिए गए विभवांतर V के लिए यदि पूरी सिल्ली से प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो स्पष्टतया प्रत्येक आधी सिल्ली से प्रवाहित होने वाली धारा I/2 होगी। क्योंकि जितने क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रही थी, उस क्षेत्रफल को हमने आधा कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि धारा I/2 होगी। क्योंकि आधे सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर V है, अर्थात उतना ही है जितना कि पूरी सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर है। तो देखिए धारा आधी क्यों होगी, क्योंकि क्षेत्रफल आधा हो गया और जितना क्षेत्रफल था उसके लिए विभवांतर V था, और जब क्षेत्रफल आधा हो गया तो विभवांतर V/2 हो गया। और विभवांतर के समानुपाती है धारा, तो जब विभवांतर आधा हुआ तो धारा भी आधी हो जाएगी, अर्थात उतना ही है जितना कि पूरी सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर है। इसलिए प्रत्येक आधी सिल्ली का प्रतिरोध R1 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आधी सिल्ली का R1 कैसे लिखेंगे? चूंकि V = IR होता है, R = V/I हो जाएगा, ये I नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो R है इसको अगर R1 लिखें तो V हमारा आधा हो गया है, तो V/2 और नीचे I रहेगा। यहाँ पर देखिए R1 = V/I/2। अब यहाँ पर देखिए जो आधी सिल्ली है उसके सिरों के मध्य विभवांतर V माना है। पूरी अगर A लेते तो A के लिए V माना था, यहाँ पर आधी के लिए ही V माना है। देखिए साफ साफ लिखा है कि चूंकि आधी सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर V है, अर्थात उतना ही है जितना कि पूरी सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर है। अगर पूरी के मध्य V होता तो आधी करते तो V/2 होता। तो वही चीज हमें यहाँ नहीं समझ में आ रही थी, इसने आधे को ही V मान लिया है, इसलिए केवल करंट आधी होगी और विभवांतर को V ही, मतलब आधे को ही जब V मान लिया तो अब उसको V/2 क्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए R1 = V/I और I/2 हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल आधा कर दिया गया है सिल्ली का, तो धारा भी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये I2 ऊपर चला जाएगा तो 2V/I हो जाएगा, यानी 2R हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि आज चूंकि आधे सिल्ली के मध्य विभवांतर V लिया गया है, अगर पूरी के मध्य लेता तो फिर हम इसको V/2 लिखते। तो इसको समझना। तो ये R1 हो गया 2R, यानी कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल आधा हुआ है तो प्रतिरोध 2 गुना हो गया।
यहाँ पर क्या था ऊपर कि लंबाई 2 गुनी हुई थी तो प्रतिरोध 2 गुना हुआ था, यहाँ क्षेत्रफल आधा हुआ है तो प्रतिरोध 2 गुना हो गया। तो दोनों बातों को हम अंडरलाइन कराए दे रहे हैं और इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। तो इस प्रकार चालक के अनुपात काट का क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध 2 गुना हो गया। यहाँ पर लंबाई इसका मतलब लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको ध्यान दीजिए। लंबाई के समानुपाती एवं क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ लंबाई 2 गुनी की गई तो क्षेत्रफल प्रतिरोध 2 गुना हुआ, यहाँ क्षेत्रफल आधा किया गया तो प्रतिरोध 2 गुना हुआ, यानी प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। अब आगे देखते हैं समीकरण 3.5 एवं 3.7 से के संयोजन से। अब अगर इनको दोनों को जोड़ दें, आर समानुपाती हो जाएगा एल अपान ए, क्योंकि 3.5 में आर समानुपाती है एल के और 3.7 में आर समानुपाती है 1 अपान ए के। दोनों को साथ में लिखेंगे तो आर समानुपाती हो जाएगा एल अपान ए के। अतः किसी दिए गए चालक के लिए आर, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक रखना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने कांस्टेंट रखा रो एल अपान ए हो गया। यहाँ पर रो एक आनुपातिक स्थिरांक है, जैसे प्रतिरोध था, जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके विस्तार पर नहीं। इस आर को प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं प्रतिरोधकता। तो इसको ध्यान देना है। जो हमारा प्रतिरोध था वो चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता था, पदार्थ की प्रकृति और विस्तार दोनों पर निर्भर करता था। लेकिन जो ये प्रतिरोधकता रो है, यह केवल चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है, इसके विस्तार पर नहीं। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना। इसको चाहे फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध है केवल पदार्थ पर ही नहीं बल्कि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है। इसको अंडरलाइन हमने कराया। प्रतिरोध आर चालक के केवल पदार्थ पर ही नहीं बल्कि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है, यानी कितना मोटा है चालक, कितना पतला है, कितना लंबा है, इस पर भी निर्भर करेगा प्रतिरोध, प्रकृति के साथ साथ, पदार्थ के साथ साथ। और यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसको प्रतिरोधकता कहा जा रहा है, रेजिस्टिविटी कहा जा रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, यह प्रकृति के साथ साथ और किसी चीज पर निर्भर नहीं, केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके विस्तार पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अभी हमने अंडरलाइन करके आपको दिखाया। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है समीकरण 3.9 का प्रयोग करने पर ओम के नियम को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर समीकरण 3.9 का प्रयोग करें तो V = IR होता है ओम का नियम, और R की जगह पूरा उठा कर रख देंगे तो R की जगह रो L अपान A आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्र धारा के अनुलंबवत ली गई I/A धारा घनत्व कहलाता है। तो धारा घनत्व हमने आपको बता दिया है कि धारा कितनी घनी है, तो धारा बटे क्षेत्रफल हो जाएगा एकांक क्षेत्र के लिए। और जे द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो धारा घनत्व को हम जे द्वारा निर्दिष्ट करेंगे। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपर का पूरा और ये इतना, कि धारा घनत्व I/A होगा। और इस धारा घनत्व को हम लोग जे से निर्दिष्ट करेंगे। इसको ध्यान देना है कि हम इसको
जे से लिखेंगे। धारा घनत्व का एसआई मात्रक ए एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर है। जैसी बात है, आई अपान ए है तो आई का मात्रक एम्पियर और ए का मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब देखिए आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई के लिए किसी चालक की लंबाई एल है तो इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर का परिणाम ई एल होता है। क्यों होता है इसको समझने का प्रयास करिए। पीछे कई बार हमने आपको इसके विषय में चर्चा की है, परंतु फिर कर लेते हैं। देखिए V का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R की जगह यहाँ पर हम L लिख दे रहे हैं। और E का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर L स्क्वायर लिख देते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L इंटू 1/L लिख सकते हैं, यानी इतने की जगह हम ये V लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू V इंटू 1/L हो जाएगा। तो V इक्वल टू ये L इधर आ जाएगा तो EL हो जाएगा। वही चीज लिखा है, V की जगह EL। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो वही कह रहा है कि इसके अतिरिक्त यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई के किसी चालक की लंबाई एल है तो इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर का परिमाण EL होगा, जैसा हमने आपको निकाल के बताया। इसका उपयोग करने पर समीकरण 3.10 को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो समीकरण 3.10 देखते हैं क्या है। ये है समीकरण। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, V की जगह EL लिख दिया और I अपान L अपान A की जगह I अपान A की जगह J लिख दिया, क्योंकि धारा घनत्व तो I अपान A होता है। तो J रो इंटू L हो गया। V की जगह EL किया, I अपान A की जगह J कर दिया, क्योंकि धारा घनत्व तो J होता है, तो J रो इंटू L हो गया। तो इस प्रकार से जो है ऊपर के समीकरण को व्यक्त किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार हो गया। आप देखिए कह रहा है अर्थात E बराबर J रो हो जाएगा, L कट जाएगा, तो E को हम J और रो लिख सकते हैं, J इंटू रो। कैसे आया ऊपर हमने आपको बता दिया। अब देखिए कह रहा है कि E तथा J के परिमाण के लिए उपरोक्त समीकरण को अवश्य ही सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो E और J के परिमाण के लिए के हिसाब से इस समीकरण को सदिश रूप में यानी वेक्टर रूप में इसको व्यक्त कर सकते। धारा घनत्व जिसे हमने धारा के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया है, भी E की ओर निर्दिष्ट है और J इक्विवेलेंट JE अपान E एक सदिश भी है। ये देखिए सदिश और उसका परिमाण, ये ऊपर मोटे अक्षर में, नीचे पतले अक्षर में, यानी सदिश बटे उसका परिमाण है। इस प्रकार समीकरण 3.11 को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो E इक्वल टू J रो, यानी E हमारा सदिश है, J भी सदिश है और ये रो अदिश है, इसलिए उसको पतले अक्षर में लिखा गया। अर्थात या अथवा J इक्वल टू सिग्मा E लिख सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा 1/रो है, जो कि चालकता है। रो हमारी प्रतिरोधकता थी, तो उसका उल्टा, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, तो रुकावट का उल्टा चलना, रुकावट का उल्टा चलना, तो प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। एक रुकावट के लिए है तो एक चालकता के लिए है, इसको ध्यान देना। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो, यानी चालकता इक्वल टू कंडक्टिविटी, अंग्रेजी में बोलेंगे, रजिस्टिविटी का उल्टा। ओम के नियम को प्रायः समीकरण 3.3 के अलावा समीकरण 3.13 द्वारा भी समतुल्य रूप में व्यक्त किया जाता है। 1
3.13 द्वारा। तो ध्यान दीजिए कि सिर्फ ओम का नियम जो अभी तक आप पढ़ते चले आए हैं कि V इक्वल टू आई आर, इसके साथ में J इक्वल टू सिग्मा ई भी याद कर लीजिए। ये पूरा आप जो बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे यहाँ तक लिखेंगे तो उनको पूरा नंबर मिलेंगे। अगर V इक्वल टू आई आर ही लिख के चले आए कि ओम का नियम है तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। तो ओम के नियम को प्राय समीकरण 3.3 के अलावा समीकरण 3.13 द्वारा भी समतुल्य रूप में व्यक्त किया जाता है। अगले अनुच्छेद में हम ओम के नियम के उद्गम यानी कैसे ओरिजिन हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, कोई इस रूप में समझाने का प्रयास करेंगे जैसे कि यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अभिलक्षणों से उत्पन्न हुआ है। तो इस रूप में आगे हम व्यक्त करेंगे। अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ये हमको पढ़ना है। अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।